नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। पिछली कुछ घटनाओं को देखा हो तो ये आप आसानी से माइनर इसके लगा सकते हैं कि जिस तरह से चाइना ने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है साउथ चाइना सी में और कई देशों को धमकाने का काम किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से अपनी दादागिरी जो है वो दिखाने का काम किया है। ऐसा क्यों है? क्यों चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है साउथ चाइना सी में? इस पे हम बात करेंगे अपने सैनिक स्पीक प्रोग्राम में। हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धिमान साहब हैं जो प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सर सबसे पहले चाइना चाहता क्या है? कोई चाइना जो है जिस तरह से अपना प्रभाव दिखाने में लगा हुआ है, ऐसे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये अशांति भी ला सकता है साउथ चाइना सी में। देखिए, चाइना ने जो कुछ किया है वो एक सोची समझी चाल है, नीति है और उनकी ये ऑलमोस्ट पिछले 70 साल पुरानी पॉलिसी है जिसको उन्होंने नर्चर किया है। ये चाइना की जो प्रेजेंट कम्युनिस्ट पार्टी है जो आजकल शी जिनपिंग उनको लीड कर रहे हैं, ये 1948 में जब उनकी सिविल वॉर हुई थी और उन्होंने चांगकाई शेक को वहाँ से भगा दिया था गवर्नमेंट के साथ ताइवान में और यहाँ कब्जा कर लिया था, तब से ये बड़ी एक सोची समझी चाल के मुताबिक चले। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना थी ये 1921 में हुई थी और आज 2021 इनका सेंटेनरी ईयर है। अब शी जिनपिंग ये चाहते थे कि जो सेंटेनरी ईयर आए तो उसमें वो एक वन चाइना पॉलिसी को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि चाइना के अंदर जितने भी उनके रीजन्स हैं वो सिंगल हों। तो इस वक्त चाइना की जो 23 कंट्रीज के साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं 14 लैंड के ऊपर हैं, उसमें से चाइना ने ऑलमोस्ट सारे निपटा लिए हैं 2 को छोड़ के और अपने फेवर में जबरदस्ती करके। अच्छा। और सी के अंदर भी जो साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। साउथ चाइना सी एक इनक्लोज किस्म का पानी है जिसको हम हिंदी में पूर्वी सागर भी बोला करते थे। शायद हिंदुस्तान की सीमाएं किसी जमाने में वहां तक थी तो इसलिए उसको पूर्वी सागर कहा जा सकता है। परंतु अगर आपको थोड़ा उसका नक्शे का पता हो तो अगर आप देखें ताइवान जहां पे है उसके नीचे अगर आए ईस्टर्न साइड में तो आपको फिलीपींस मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो ये आर्किपेलागोस हैं कंट्रीज के, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, नीचे सिंगापुर और इस तरफ चलेंगे तो इंडो चाइना आ जाएगा, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह। तो ये एक गोला सा बन जाता है। तो इसको चाइना ने एक अपना एक सी मानने के बजाय एक चाइना लेक बना रखा है जी। तो उसको क्या है कि एक लॉ है यूनाइटेड नेशंस का जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जी। उसके मुताबिक आपके जो आपकी टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो आपकी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं। फिर उसके बाद और 12 नॉटिकल माइल्स की कंटिगुअस जोन होती है और फिर 200 नॉटिकल माइल्स की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है जी। तो चाइना उस ट्रीटी को यहाँ लगाते हुए वो चाहता है कि जो पूरी की पूरी साउथ चाइना सी का जो इलाका है वो इसके हक में चला जाए। और उन्होंने वहां पे 9 डैश लाइन बना दी है। पहले 11 डैश करी, फिर उसको 9 करा, अब शायद फिर से 10 किया। यानी कि टोटल दादागिरी है, हेजमोनिस्टिक टेंडेंसीज है कि उसको बढ़ाते रहो, कम करते रहो। और बढ़ाने का तरीका बड़ा आसान है कि कोई भी आइलैंड अगर सी में मिलता है उसको जाके ऑक्यूपाई कर लो, चाहे वह फिलीपींस की टेरिटरी हो, चाहे वियतनाम की हो, इंडोनेशिया की हो, मलेशिया की हो, ब्रुनाई की हो, किसी की भी हो, वहां पे अपनी जो पावर इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठी करी है उसके मुताबिक वो उन आइलैंड्स पे कब्जा कर लेते हैं। फिर यहाँ बहुत सारी रीफ्स हैं, वो उनकी ड्रेजिंग करके वहां पे अपना एयरबेस बना लिया, नेवल बेस बना लिया और फिर दुनिया को बोला जी यहाँ तो 200 नॉटिकल माइल तक जो EEZ है वो हमारी है, तो यहाँ के सारे रिसोर्सेज जो है वो हमारे हैं। तो इस तरह से वो कब्जा करता चला जा रहा है और अभी इस वक्त साउथ चाइना सी में 90% कंट्रोल जो है वो चाइना का। लेकिन सर ऐसे में सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जैसे 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई भी सबमरीन या कोई किसी देश का जहाज़ वहाँ पे आता है उसको पहले इसकी प्री इंफॉर्मेशन जो है दूसरे देश को देनी होती है, ना तो इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसको जो इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी में केवल इतना ही है
कि इसको इंक्रोच करना है, या उसका इंक्रोच करने के बाद उसका जो ब्रॉडर इंटरेस्ट है वो क्या है चाइना का? जी, ब्रॉडर इंटरेस्ट तो एक तो मैंने आपको बोला ना कि उसने अपनी हेजुमनिस्टिक आइडिया से अपनी सीमाएं को बड़ा करना है। अब सीमाओं को बड़ा क्यों करना है? टेरिटोरियल वाटर्स तो 12 नॉटिकल माइल्स हैं जहां पे उसकी अपनी है, पर जो 200 नॉटिकल माइल्स की EEZ है, इसके अंदर मान लो कोई भी रिसोर्स है, फिशरीज रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, या इवन फॉर दैट मैटर सी बेड के ऊपर मिनरल्स हैं, नोड्यूल्स हैं, कुछ भी इसके अंदर है वो उस कंट्री का माना जाता है। परंतु दूसरे कंट्रीज को आप यहाँ पे मूव करने से मना नहीं कर सकते, और वो यहाँ के रिसोर्सेज को नहीं ले जा सकते। हाँ, तो चाइना समझता है कि ये सारे रिसोर्सेज हमारे हैं। और उसी तरीके से जैसे अभी चाइना के बड़े जबरदस्त डिस्प्यूट चल रहे हैं वियतनाम में हमारी इंडिया की ONGC के साथ मिलकर के वो ऑयल एंड नेचुरल गैस की ड्रेजिंग कर रहे हैं, जो चाइना ऑब्जेक्ट करता है। उसी तरह से फिलीपींस कुछ कर रहा है, वहाँ चाइना ऑब्जेक्ट करता है। अभी आई थिंक 10-15 दिन पहले ही आपने खबर सुनी होगी, चाइना के 200 वेसल्स वर पार्किंग ऑन विट्सन रीफ। विट्सन रीफ जो है ये फिलीपींस का इलाका है, और जब उन्होंने फिलीपींस ने उसको प्रोटेस्ट किया कि चाइना को आप क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं जी वो बैड वेदर था, तो यहाँ सिर्फ पार्क है। तो अगर वो पार्क ही हैं, 200 आपके फिशरीज वेसल्स, जो मैरीटाइम वेसल्स हैं जिसमें आपका नेवी का मिलिशिया है, अगर वो पार्किंग ही है तो वेदर ठीक होने के बाद वो चले क्यों नहीं गए? हाँ, बिल्कुल। तो ये इनकी वो इस्लामी स्लाइसिंग वाली टैक्टिक्स है कि आप पहले वहां जाके पार्किंग करो, फिर कल को वहां पे कुछ अपनी फैसिलिटी बना लो, फिर बोलो ये इलाका मेरा है। तो ये इस किस्म के डिस्प्यूट्स वो चल रहे हैं। तो चाइना चाहता है कि जो जितने भी रिसोर्सेज इस एरिया में आते हैं वो उसके हो जाएं, ना कि उन कंट्रीज के जिनके लेजिटिमेटली यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक होने चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अच्छा जो छोटी कंट्रीज हैं उसके साथ जो लगती हैं, जो चाइना के साथ, चाहे वो फिलीपींस है, थाईलैंड की बात है, उनको पैसा देने की कोशिश है, कहीं किसी तरह उनको लोन दिया जाए, उनको किस तरह इंडेप्ट कर दिया जाए ताकि वो लोन ना चुका पाएँ, और एक तरह से चाइना जो अपना एक उनका एजेंडा है उसको आगे ले जाया जाए। हालांकि थाईलैंड ने इसको रिफ्यूज कर दिया, ऐसा क्यों? देखो ऐसा ना, ये वाला जो पर्पस है ना, इसको मैं डिफरेंट जगह पे इसको कवर करूंगा। मैं बोलूंगा चाइना की 3 पॉलिसीज बेसिकली हैं। एक उसकी हेजुमनिस्टिक, यानी कि अपनी सीमाओं को बढ़ाने की पॉलिसी। सेकंड उसकी है रिलीजियस इंपीरियलिज्म, कि जहां जहां बुद्धिस्ट हैं, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, वहां पे इतना पैसा पंप करो बुद्धिस्ट के नाम पे, तो ताकि वो अल्टीमेटली उनके फेवर में बोले। और तीसरा यह है इकोनॉमिक टेररिज्म, कि आपके कंट्री में आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए। इनका $6 ट्रिलियन डूबा हुआ है। अच्छा, इतना पैसा इन्होंने दूसरे कंट्रीज को दिया है, और ये मानते हुए कि वो कंट्रीज इनका पैसा वापस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बेवकूफ तो चाइनीज नहीं होंगे, बट फिर भी दिया। अब जब कंट्रीज वापस नहीं करेंगे तो वो उनको बोलेंगे भैया आप ऐसा करो, आप ये वाली टेरिटरी जो है, यहाँ ये जो पोर्ट है, यहाँ जो फैसिलिटी है, ये आप हमें 99 ईयर्स पे लीज पे दे दो। इसका उदाहरण है श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट, एग्जैक्टली यही हुआ है। इसी तरह से जैसे अभी ये आप साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं, तो साउथ चाइना सी में जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बेसिकली 2-3 ही हैं। एक तो आपकी मलक्का स्ट्रेट है, जिसको इंडिया वाले अच्छी तरह डोमिनेट कर सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ, तो चाइना को उसका मालूम है। दूसरा सुंडा स्ट्रेट है नीचे इंडोनेशिया में, फिर लंबोइक स्ट्रेट है आर्किपेलागो में, परंतु वहां पे जो वाटर्स है वो नेविगेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली एक ही एंट्री पॉइंट आता है मलक्का स्ट्रेट। अब मलक्का स्ट्रेट को अगर इंडिया की पास स्ट्रॉन्ग नेवी या आर्म फोर्सेस हो, तीनों विंग्स अंडमान में, वो आराम से उसको चाइना को वो इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो साउथ चाइना सी की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड का जो 60% ट्रेड है वो इस इलाके से गुजरता है। हाँ, यानी कि अगर वो यूरोप से भी कुछ चला है या मिडिल ईस्ट से चला है, तो मेडिटेरेनियन से होता हुआ, रेड सी से होता हुआ, इंडियन ओशन के बाद वो यहाँ आता है। कहाँ से कमार्शियल रूट है ये कमर्शियल रूट है, जिसमें जापान के हिस्से में चीजें आती हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया को जाती हैं, हांगकांग, ताइवान, फिर आप नीचे आ जाइए आसियान कंट्रीज प्लस ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज और वेस्टर्न पैसिफिक नेशंस, और इवन समटाइम्स इफ इट हैज टू गो टू अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। अगर जो आदमी इस वाटर को कंट्रोल करेगा
वो उस कंट्री की कमर्शियल शिपिंग को इंटिमिडेट कर सकता है। बिल्कुल। चाइना वो करना चाहता है और दुनिया उसको करने देना नहीं चाहती। तो चाइना ने एक तरीका सोचा, एक क्रा कैनाल है थाईलैंड के अंदर, तो उन्होंने जो थाईलैंड की गवर्नमेंट को अगेन बोला कि हम आपको $20 बिलियन देते हैं इसको प्रॉपर कैनाल, नेविगेबल कैनाल डेवलप करने में, ताकि शिपिंग यहाँ से क्रॉस हो सके, और साथ में आपको $18 बिलियन का लोन देंगे। आप अपनी पोर्ट फैसिलिटीज, इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और अदर दूसरी फैसिलिटी क्रिएट करिए। तो थाईलैंड के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव था। बट थाईलैंड को समझ में आ गया कि अगर ये बात करी तो मींस ये एरिया परमानेंटली उसके हिस्से चला गया उसके पास। इसके अलावा भी थाईलैंड में मान लो अगर वो कैनाल बन जाती है तो एरिया साउथ ऑफ दैट, वहां पे इस्लामिक मिलिशिया है, फंडामेंटलिज्म है, तो उसको भी थोड़ी सी बढ़त मिलती थी। फिर उसके बाद अगर वहां से वो अपना रेवेन्यू लेना शुरू करते हैं कि अगर शिप्स वहां से पास करते हैं, तो ये जो आसियान कंट्रीज हैं, जो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो मलाक्का स्ट्रेट से टोल लेते हैं, उनको भी फर्क पड़ता था। तो इन सब कारणों की वजह से थाईलैंड ने मना कर दिया। बट चाइना को जो बेसिक मंशा यही थी कि इतने पैसे इनको दे दो जो ये वापस चुका ना पाए, ताकि ये पूरी की पूरी जो फैसिलिटी है ये 99 ईयर्स लीज पे चाइना की हो जाए। एक तरह से उसी की हो गई 99 ईयर्स जब लीज पे आ गई। तो सर इसके साथ जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है वो आपने बताई, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस इलाके की, उसका फ़ायदा किस तरह से चाइना उठा सकता है और इसको हम कंटेन कैसे कर सकते हैं? देखो, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, देयर आर टू थिंग्स। जो पूरे की पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज बनती हैं जिसमें बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है, वो एक बेसिकली पहली है कमर्शियलिज्म। आज की डेट में कमर्शियलिज्म द थिंग, और उसके साथ में चाहिए हमें सिक्योरिटी। ये दो ही चीज़ें हैं, इंटरमिंगल्ड हैं। और यहाँ पे अगर वर्ल्ड का 60% ट्रेड यहाँ से गुजर रहा है, जो कंट्री उस ट्रेड को कंट्रोल करेगा वो कंट्री के पास सारी पावर आ जाएगी ना, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन फॉर दैट अमेरिका हो। अगर चाइना इसको कंट्रोल करता है तो उन सबको चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। चाइना की जो डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, शायद चाइना की बातें सही गलत सब माननी पड़ेगी। फिर उसके बाद ऑयल जितना निकलता है, वो भी ऑयल बहुत, इस वक्त जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ऑयल के, वो सारे के सारे उनका रूट भी यही है, ऑलमोस्ट 50% का रूट यही है। तो इसलिए इस चीज़ की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जिसके पास ये कंट्रोल रहे। अच्छा, उसके बाद चाइना के यहाँ पे और भी दुखती रगे हैं, जैसे ताइवान है। ताइवान अब कहता है कि भाई हम तो चाइना है नहीं, आप वन चाइना पॉलिसी में हमें क्यों जोड़ रहे हो, वी आर नॉट चाइना। बट ताइवान को बहुत कम कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया है। अब क्या है, समथिंग कॉल्ड फोनो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। तो ये रशिया, अमेरिका ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि जहां कहीं पे कोई कंट्री अपनी दादागिरी दिखाए हाई सीज के ऊपर और इवन EEZ के ऊपर, कि भाई हम आपका जो रिसोर्स है वो नहीं ले रहे हैं, परंतु हमारे पैसेज को आप क्यों रोक रहे हो? पैसेज को आप लॉ के साथ नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो परंतु चाइना कहता है कि नहीं, मैं पैसेज भी रोकूंगा साउथ चाइना सी के अंदर। तो जो अमेरिका है वो अपना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑप्स करता है, बट एक्चुअली वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑप्स के अलावा के लिए उसको 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की क्या जरूरत है? कैरियर ग्रुप्स, बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स वगैरह, जितने फ्लोटिला होता है, 3-3 कैरियर ग्रुप्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के जरूरी नहीं है। वो बेसिकली ताइवान की मदद करना चाहता है। अगर चाइना चाहे तो ताइवान को हड़प कर ले, तो वो अमेरिका होने नहीं देगा। एटलीस्टली स्पेशली आज की जो सिचुएशन है, जो अमेरिका के और चाइना के रिलेशनशिप हैं, इसमें चाइना कभी वो नहीं होने देगा। तो वो सारी सपोर्ट जो है वो ताइवान को भी है। ताइवान को वो हथियार भी दे रहा है। ताइवान के लिए उसने अपने वेपन्स रेडी भी रखे हैं। गुआम आइलैंड जो पैसिफिक में है, वो अमेरिका का मेजर बेस है। कहते हैं जो जितने न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी दुनिया में नहीं है, वो गुआम में चाइना अमेरिका ने स्टोर करके रखे हुए हैं। बाकी जितनी मेजर मिसाइल्स हैं, पेट्रियट्स हैं, PAC हैं या थैड्स हैं, जो कुछ भी उनके पास बॉम्बर्स हैं, वो सब वहीं पे हैं। तो वो सब इस सपोर्ट में रहते हैं। तो इसलिए इस इलाके की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली आफ्टर US हैज इंटरवीन, क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। अभी जैसे चाइना ने एक नया कानून पास किया है, अपने कोस्ट गार्ड को फायर करने के ऑर्डर्स की परमिशन दे दी है। कि मान लो आपको साउथ चाइना सी में अपने टेरिटोरियल वाटर्स में या इवन फॉर दैट EEZ में कोई कुछ करता मिले गलत बात, आप उस पर फायर कर दो। अब ऐसा तो मेरे ख्याल में होगा नहीं, बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर वो रशिया अमेरिकन शिप के ऊपर फायर कर दें और अमेरिका रिटेलिएट कर दे, तो इट विल रिजल्ट इनटू अ वर्ल्ड वॉर। तो वो एक बड़ा ही संवेदनशील जगह है, पॉइंट बन चुका तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से ये एक फ्लैश पॉइंट भी है, इकोनॉमिक्स का भी है और सिक्योरिटी का भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अहम जानकारी दी। तो जिस तरह से ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब ने ये बताया है कि क्या जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की, और जो एक्सपेंशन करने का जो एक प्लान है चाइना का सी को हड़प करने की एक उनकी चाल है, उसके बारे में विस्तार से बताया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।